नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी की क्षेत्रीय भाषा और साहित्य के अंतर्गत प्रकरण है ब्रज भाषा साहित्य का विकास। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी की क्षेत्रीय भाषाओं में ब्रज भाषा का अपना एक अलग महत्व है। हिंदी साहित्य की क्षेत्रीय भाषाओं में ब्रज भाषा सर्वाधिक सशक्त तथा प्रसिद्ध भाषा के रूप में साहित्य के क्षेत्र में एक छत्र राज्य करती चली है। हम देखें यदि ब्रज भाषा को, तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है, जो कि 5 उपभाषा वर्ग इस प्रकार हैं: पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा को रखा गया है तथा इस उपवर्ग में ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली, कन्नौजी तथा बांगरू आदि भी भाषाएं जो है वो रखी गई है। तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ब्रज भाषा क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध व दीर्घावधि तक साहित्य के क्षेत्र में एक छत्र राज्य करने वाली मध्य देश की भाषा के रूप में जानी जाती है। मध्य देश अर्थात भारत का केंद्रीय भाग। तो ब्रज भाषा ने लगभग 600 वर्षों तक काव्य के क्षेत्र में एक छत्र राज किया है, अर्थात सभी भाषाओं में कविता के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्धि और सर्वाधिक महत्व जो है वो ब्रज भाषा को प्राप्त होता था। ब्रज के साथ साथ ब्रज को टक्कर देते हुए अवधि भी साथ साथ चलती रही है, परंतु जो विस्तार, जो समृद्धि ब्रज भाषा ने प्राप्त की वो अन्य किसी भाषा को नहीं मिल पाई। तो यदि हम देखें ब्रज भाषा की उत्पत्ति, तो ब्रज भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। सौरसेनी अपभ्रंश को नागर अपभ्रंश के नाम से भी जाना जाता है तथा राहुल संकृत्यायन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपने अध्ययन के द्वारा ये सिद्ध किया है कि सौरसेनी अपभ्रंश का रूप तथा प्राचीन ब्रज भाषा, जो ब्रज भाषा सर्वाधिक प्राचीन समय में प्रचलित थी, 8वीं सदी 9वीं सदी के आसपास की ब्रज भाषा, जो कि अपभ्रंश मिश्रित जो है स्वरूप के साथ साहित्य के क्षेत्र में प्रचलित की जा रही थी, उसमें और सौरसेनी अपभ्रंश के रूप लगभग समान थे तथा दोनों की ही प्रवृत्तियां भी एक सी थी। दोनों ही उकार तथा ओकार बहुला जो है वो स्वरूप का प्रदर्शन कर रही थी। तो इस तरह से ब्रज भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी या नागर अपभ्रंश से मानी जाती है। अब मध्य देश की इस भाषा का नाम ब्रज भाषा कैसे पड़ा, ये भी विचारणीय प्रश्न है। तो ब्रज शब्द का अर्थ है चारागाह या पशुओं के रहने का स्थान, कि अर्थात जिस क्षेत्र में मध्य देश के जिस क्षेत्र में पशुओं के संबंधित क्रियाकलापों को प्रमुखता दी गई, जहां पशुओं तथा दुग्ध उत्पादन से संबंधित कार्य अत्यधिक रुचि के साथ अत्यधिक मात्रा में अधिकाधिक लोगों द्वारा किए गए, वो क्षेत्र अर्थात मध्य देश में मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र ब्रज के नाम से जो है वो रूढ़ हो गया, अर्थात उस क्षेत्र को ही ब्रज कहा जाने लगा। तथा पशुपालन कार्य की प्रधानता के कारण मध्य देश का वो क्षेत्र विशेष ब्रज और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो ब्रज मंडल कहलाने लगा, अर्थात मथुरा से लगे हुए आसपास के जो स्थान थे 84 कोस तक, वो क्या कहलाने लगे, ब्रज मंडल। तथा वहां की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा के नाम से पहचानी जाने लगी, अर्थात वहां के निवासियों द्वारा प्रयुक्त भाषा या बोली ही ब्रज भाषा के नाम से जाने लगी, क्योंकि वस्तुतः प्रारंभ में ये एक बोली थी जो कि साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो जाने के कारण, साहित्य के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रयोग की जाने के कारण भाषा के नाम से जानी जाने लगी। अब यदि हम देखें ब्रज भाषा का प्रारंभ, तो ब्रज भाषा का प्रारंभ 8वीं सदी में सिद्ध सरहपा की रचनाओं
रचनाओं से माना जाता है। परंतु इस ब्रज भाषा पर, जो कि प्रारंभिक ब्रज भाषा थी, जो प्राचीन काल के शुरुआती दौर की ब्रज भाषा थी, उस पर अपभ्रंश का अधिक प्रभाव था। अर्थात ब्रज भाषा में अपभ्रंश का स्वरूप बहुत अधिक मात्रा में मिला हुआ था। तो इस तरह से इस ब्रज भाषा में जो है वो वर्णों को जो है अपभ्रंश की जो विशेषताएं थी वही दिखाई देती थी। 12वीं सदी में यदि हम देखें तो ब्रज भाषा अपने विकसित व उन्नत स्वरूप के साथ द्वितीय चरण में प्रवेश करती है। अर्थात 12वीं सदी अर्थात जो है आदिकाल की कुछ रचनाओं में तथा जो है वो आने वाले जो है भक्ति काल की पूर्व पीठिका के रूप में जो है वो ब्रज भाषा का प्रयोग हमें दिखाई देता है। परंतु इस काल की ब्रज भाषा में द्वित वर्णों का प्रयोग अधिक था, क्योंकि आदिकाल का समय था और द्वित वर्णों की प्रधानता आदिकाल में सर्वत्र देखी जा रही थी। तो इस काल की ब्रज भाषा में अर्थात 12वीं सदी की ब्रज भाषा में द्वित वर्णों का प्रयोग अधिक दिखाई देता है। 16वीं सदी का प्रारंभ ब्रज भाषा के विकास के लिए एक नए युग का सूत्रपात करता दिखाई देता है। 16वीं सदी के प्रारंभ के साथ ही ब्रज भाषा जो है वो संपूर्ण मध्य देश की साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। और ये किस कारण होता है? भक्ति काल में कृष्ण भक्त कवियों के द्वारा ब्रज भाषा में साहित्य सर्जना के कारण, कि मध्यकाल में जो है भक्ति काल के जितने भी कृष्ण भक्त कवि थे उन सभी ने अपने रचनाओं के लिए, अपनी साहित्यिक सर्जना के लिए, अपनी कविताओं के लिए, अपने गीतों के लिए, अपने मुक्तक काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया। और इस काल ने ब्रज भाषा को उन्नति के उस शिखर पर पहुंचा दिया कि जहां पर कोई भी भाषा उसकी समता नहीं कर पाई, उसकी बराबरी नहीं कर पाई। तो 16वीं सदी के प्रारंभ के साथ ही ब्रज भाषा संपूर्ण मध्य देश की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। अब चूंकि संपूर्ण मध्य देश, तो देखा जाए तो ब्रज भाषा का क्षेत्रीय स्वरूप समय समय पर और स्थान विशेष में प्रवेश करते करते वहां की स्थानीय विशेषताओं के कारण बदलता रहा। तो मध्यकाल में अपने संपूर्ण विस्तार के साथ यह बंगाल में, असम में, पश्चिम में गुजरात तथा काठियावाड़, दक्षिण में महाराष्ट्र, उत्तर में पंजाब तथा राजस्थान आदि क्षेत्रों तक भी फैल चुकी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि आदिकाल में भी ब्रज भाषा और राजस्थानी से मिश्रित पिंगल नाम के जो है वो एक साहित्यिक स्वरूप के दर्शन होते हैं। पिंगल जो कि कोमल भावों के लिए जो है वो प्रयुक्त किया जाता था, जिसमें राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रित रूप जो है वो साहित्य हेतु प्रयोग किया जाता था। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि मध्य देश अर्थात देश के बड़े भूभाग में ब्रज भाषा अपने संपूर्ण विस्तार के साथ प्रवाहित होती गई और साहित्य को श्री वृद्धि जो है वो प्रदान करती रही। तो ब्रज भाषा जो है इसके 3 प्रधान स्वरूप माने जाते हैं। 3 प्रधान स्वरूप कौन से हैं? पूर्वी ब्रज भाषा, केंद्रीय या पश्चिमी ब्रज भाषा तथा दक्षिणी ब्रज भाषा। तो इन जो है वो 3 प्रधान स्वरूपों से उत्पन्न अनेक उपबोलियां विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हो गई। चूंकि ये अलग अलग क्षेत्रों में जैसे ही ब्रज भाषा प्रवेश करती गई, वहां की स्थानीय विशेषताओं को भी आत्मसात करती गई, जिसके कारण उनका प्रभाव भी ब्रज भाषा में दिखाई देने लगा और वो अपने मूल स्वरूप से कुछ भिन्न रूप में सामने आने लगी। तो देखते हैं कि पूर्वी ब्रज भाषा के अंतर्गत मैनपुरी, बदायूं, एटा और बरेली आदि क्षेत्रों की जो है वो ब्रज भाषा थी। केंद्रीय ब्रज भाषा के क्षेत्रों में मथुरा, आगरा, बुलंदशहर आदि क्षेत्र आते हैं तथा दक्षिणी ब्रज भाषा के क्षेत्रों को यदि हम देखें तो भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा ग्वालियर आदि क्षेत्र आते हैं। तो इन स्थानों की स्थानीय विशेषताओं के साथ कुछ परिवर्तित रूप के साथ ब्रज भाषा इन क्षेत्रों की भाषा बन करके जो है वो साहित्य के क्षेत्र में
सामने आते हैं। अब ब्रज भाषा की यदि उपबोलियों को देखें तो इन्हीं 3 क्षेत्रों में स्थान विशेष की विशेषताओं के कारण भिन्न भिन्न ब्रज भाषा भिन्न भिन्न उपबोलियों के रूप में जानी जाने लगी। जैसे कि माथुरी, माथुरी ये ब्रज भाषा का मथुरा में प्रचलित रूप है, अर्थात माथुरी उपभाषा ब्रज भाषा का मथुरा में प्रचलित रूप है। गांववारी, गांववारी जो है वो आगरा जिले के पूर्वी भाग में ब्रज भाषा का प्रचलित रूप है। धौलपुरी, धौलपुरी धौलपुर क्षेत्र में प्रचलित ब्रज भाषा का रूप है। सिकरवाड़ी, सिकरवाड़ी ग्वालियर के उत्तर पूर्व भाग में सिकरवाड़ा नामक क्षेत्र में प्रचलित ब्रज भाषा का रूप है। कठेरिया, कठेरिया बदायूं जिले के भूभाग में प्रचलित ब्रज भाषा का रूप है। जाटोवाड़ी, जाटोवाड़ी भरतपुर, करौली और ग्वालियर के जादव प्रधान क्षेत्र में बोली जाने वाली ब्रज भाषा का रूप है। तथा आखिर में आते हैं तो डांगी, डांगी जो है वो भरतपुर, करौली और जयपुर के कुछ हिस्सों में, कुछ क्षेत्रों में बोले जाने वाली ब्रज भाषा का रूप है, जो कि डांगी कहलाता है। तो इस तरह से ये ब्रज भाषा की उपबोलियां हैं, माथुरी, गांववाड़ी, धौलपुरी, सिकरवाड़ी, कठेरिया, जाटोबाटी तथा डांगी। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्रज भाषा मध्य देश के किन किन क्षेत्रों तक अपना विस्तार फैला चुकी थी तथा ब्रज भाषा के 3 स्वरूप कौन से हैं और किन किन क्षेत्रों में कौन सा स्वरूप जो है वो प्रचलित है तथा ब्रज भाषा की उपबोलियां। अब आते हैं ब्रज भाषा के विकास पर कि 16वीं सदी से आरंभ ब्रज भाषा किन किन सोपानों में साहित्य को विकास के जो है एक अनन्य शिखर पर पहुंचा सका है। तो सबसे पहले 16वीं शताब्दी जो है वो, जैसा कि मैंने बताया कि भक्ति काल का समय था और कृष्ण भक्त कवियों में सूर तथा नंददास, परमानंददास, कृष्णदास, रसखान आदि कवियों ने ब्रज भाषा के माधुर्य को एक अनन्यतम विस्तार दिया तथा इन कवियों ने ब्रज भाषा के प्रयोग द्वारा इतनी सरस रचनाएं रची कि कृष्ण के लोक रंजक स्वरूप को समाज के हर वर्ग में इन्होंने विस्तारित किया तथा ब्रज भाषा की सरसता भी सहज रूप से संपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में प्रवाहित होती गई। इसके बाद आता है रीतिकाल, जो कि ब्रज भाषा का द्वितीय जो है उत्थान काल कहलाता है। इस काल में सर्वोत्तम श्री वृद्धि होती है ब्रज भाषा की, क्योंकि इस काल की ब्रज भाषा भावपूर्ण न होकर अलंकृत और परिष्कृत ब्रज भाषा का रूप साहित्य के क्षेत्र में लेकर के आती है। अर्थात रीतिकाल के कवियों ने ब्रज भाषा को अलंकृत रूप प्रदान किया तथा शुद्ध साहित्यिक सौंदर्य मूलक ब्रज भाषा में अपने साहित्य की सर्जना की। रीतिकाल के कवियों में बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर, चिंतामणि आदि अधिकांश रीतिकाल के कवियों ने ब्रज भाषा को ही साहित्य सर्जना का हेतु बनाया। रीतिकाल के पश्चात आधुनिक काल में आते आते ब्रज भाषा अपने चरम विकास पर पहुंच चुकी थी तथा उसका साहित्यिक प्रवाह अवरुद्ध होने लगा और इसका कारण कहीं न कहीं द्विवेदी युग में कवियों द्वारा काव्य के क्षेत्र में भी खड़ी बोली को सम्मान दिलाने का जो एक मुहिम चल रही थी वो भी कहीं न कहीं उत्तरदायी था। तो कवियों ने उस काल में ब्रज भाषा को जो है और खड़ी बोली को लेकर के 2 वर्ग हो गए। एक वर्ग खड़ी बोली का प्रतिनिधित्व करने लगा, दूसरा वर्ग ब्रज भाषा में रचना रच रहा था। तो इस तरह से आपस में जो है वो टकराव की स्थिति होते होते धीरे धीरे ब्रज भाषा में रचनाकार कम रचनाएं करने लगे तथा ब्रज भाषा का साहित्यिक प्रवाह अवरुद्ध हो गया और उसकी जगह काव्य के क्षेत्र में खड़ी बोली मिलेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आधुनिक काल में यदि हम देखें तो द्विवेदी युग में गया प्रसाद शुक्ल स्नेही तथा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रत्नाकर तथा सत्यनारायण कवि रत्न आदि ने ब्रज भाषा को विस्तार देने का कार्य किया तथा इन्होंने ब्रज भाषा के संकुचित
जो हो चुका था विकास उसको पुनः जो है वो प्रतिष्ठापित करने का कार्य किया। इन्होंने ब्रज भाषा के प्रवाह को पुनः जो है साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में हम देखेंगे ब्रज भाषा को उनके युग के अनुसार, उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार अलग अलग कालों में ब्रज भाषा का विकास। धन्यवाद।